हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हमारी पिछली कहानी सासू माँ दहेज में मकान भी दे देते तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती का दूसरा भाग। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे साक्षी बार बार अपने मायके जाकर बैठ जाती। साक्षी के मायके जाते ही उसकी सास सुशीला जी अपने बेटे के सामने नई डिमांड रख देती थी। इस बार उन्होंने हॉल में लगा LED टीवी बहू के कमरे में लगाने की डिमांड की थी, जिसे सुनकर प्रदीप गुस्सा हो गया था। अब जानिए आगे। आखिर सुशीला जी को रोता देखकर प्रदीप का मन रोने को कर रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत करके बड़े ही प्यार से सुशीला जी से पूछा, माँ आखिर बात क्या है? जब तक बताओगी नहीं समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? प्रदीप को इस तरह बोलता देखकर सुशीला जी ने रोते रोते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा पहले वादा कर, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अकेली कैसे रहूँगी तेरे बिना? तेरे पापा भी नहीं हैं। भगवान के लिए मुझे वृद्धाश्रम भी मत छोड़ना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करती हूँ, पता नहीं सब कुछ अपने आप हो जाता है। अरे माँ कैसी बात कर रही हो? जो भी है खुल कर बताओ। और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा आपको? मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं बेटा हूँ आपका, आपके साथ ही रहूँगा। और कौन कह रहा है आपको कि मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ने वाला हूँ? ये घर आपका है। जिस दिन आपको ऐसा कुछ लगे मुझे घर से निकाल देना। जब सुशीला जी को प्रदीप की बातों पर विश्वास हुआ तब जाकर सुशीला जी ने बोलना शुरू किया। याद है तुम्हारी शादी के बाद जब साक्षी का भाई उसे अचानक लेने आया था और वो मायके गई थी, तो मुझे तो यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके जाने के बाद साक्षी की माँ का फ़ोन आया था। तब मुझे पता चला कि साक्षी ने ही उसे फ़ोन करके बुलाया था। समधन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा लिया। सिर्फ एक पलंग, अलमारी और ड्रेसिंग उनके कमरे में रख कर आपने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान को अपने पास रखकर क्या करेंगी? लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छाओं का तो सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब उसके कमरे में ये सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आता? इसलिए मैंने तुझसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले। कम से कम बहू का दहेज का सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब साक्षी दूसरी बार मायके गई तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है, लेकिन ये भी मेरी गलतफहमी ही साबित हुआ। साक्षी वहाँ पहुँची कि थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ का फ़ोन आ गया। कहने लगी कि साक्षी को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज करके रह जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार कर दो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब होती है। देखिए समधन जी, समझाना मेरा फ़र्ज़ है। आप तो अभी अभी नई नई सास बनी हैं, पर मुझे तो दो दो बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब समधन जी ने तुम्हारा ही नाम ले लिया तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है, इसलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज सिर्फ एक LED के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया। कहते कहते सुशीला जी जोर जोर से रोने लगी। प्रदीप खूब देर तक तो माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब वे चुप नहीं हुई तो प्रदीप उठकर रसोई में गया और पानी का गिलास भरकर ले आया और सुशीला जी को देकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ उन लोगों ने? मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कौन किस हद तक जा सकता है। आखिर सुशीला जी थोड़ी तसल्ली खाकर बोली, समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़े हो। मैंने LED मेरी बेटी के दहेज में यह सोच कर दी थी कि मेरी बेटी दामाद LED पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे। वो लोग तो इसका कोई फ़ायदा उठा ही नहीं पाते। आपने तो LED भी हॉल में लगवा दी। मेरी बेटी दामाद की मूवी की जगह इस पर आपके सत्संग चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भी अपनी ज़िंदगी है। अगर पानी सिर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटे बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, या फिर आपको वृद्धाश्रम छोड़ आए। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे कितना कहा था कि LED अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू ही नहीं माना। मेरी क्या गलती?
अब तो जब भी समधन जी का फ़ोन आता है या साक्षी मायके जाती है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते हुए गई है, कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल जी लूँगी। पर सच कहूँ तो अब मुझे बहुत डर लगता है। कहते कहते सुशीला जी के हाथ कांपने लगे थे और जीभ लड़खड़ाने लगी थी। ये देखकर प्रदीप को अपनी माँ पर तरस तो साक्षी और उसकी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी उन लोगों ने मेरी माँ की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए प्रदीप सुशीला जी को हिम्मत देते हुए बोला, माँ आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? आपको शुरुआत में ही मुझे ये सब बातें बोल देनी चाहिए थी ना। बेवजह परेशान होती रही आप। अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो उसका हल भी तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधन जी बातें करती थी मुझे लगता था शायद इसमें भी तेरी रजामंदी है। एक दो बार सोचा भी कि तुझसे पूछ लूँ, पर फिर मुझे लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है तो गलत क्या है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज़्यादा ही बोल गई। सुशीला जी ने अपनी तरफ से सफाई दी। वो अगर ज़्यादा बोलती नहीं तो शायद आप मुझे कुछ बताती भी नहीं। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही, आखिर पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप परेशान मत होना माँ, अब इसका निर्णय तो मैं बहुत जल्दी ही करूँगा। प्रदीप की बात सुनकर सुशीला जी घबराती हुई बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई समस्या खड़ी हो। मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती। इसमें दो लोगों का बराबर योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू योगदान देना नहीं बल्कि सिर्फ लेना जानती है, तो उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ। नहीं तो जिस तरह का ये रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है। क्योंकि ज़िंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग कहानी लेकर आने वाला है। प्रदीप की इन बातों से सुशीला जी को काफ़ी हिम्मत मिली थी। पर प्रदीप के मन में ऐसा चल क्या रहा था? आखिर क्या मौका देना चाह रहा था वो इस रिश्ते को? और उसने साक्षी और उसकी माँ को सबक सिखाने के लिए ऐसा क्या किया? क्या प्रदीप के व्यवहार से साक्षी में बदलाव आया या ये रिश्ता यही टूट गया? जानने के लिए पढ़िए अंतिम भाग, जो बहुत जल्दी ही अपलोड होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।